अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। घर की फ़िज़ा में ऐसी उदासी रची थी कि अपनी नाराज़गी को पसे पुश्त डालकर उसे मनाने चली आईं। शादी के कुछ अरसे बाद ही बहू नाराज़ होकर मैके चली जाए, वज़ादार घरानों में बेइज्जती महसूस होती थी। नादरा ने कोशिश की कि आसिया को दूसरे कमरे में ले जाएं, मगर आसिया को आदत थी दादी के पास घुसकर बैठने की। नादरा ने बदमज़गी से सोचा, शुक्र था कि कमरा साफ़ था कि राबिया करके गई थी। दादी हक्का बक्का रह गई, उन्हें अंदाज़ा ही ना था कि घर में क्या चल रहा है। उसका क्या दिमाग चल गया है। एक तो बेचारी इरम के साथ इतना बुरा हुआ, ऊपर से ये लड़कर आ गई। दादी बिदक गई। बुलाओ ज़रा, मैं पूछती हूँ। जब भी घर में कोई मामला होता दादी फट से बड़ी बन जाती और ये भी भूल जाती कि उन्हें घर में पूछता कौन है। नहीं है घर पर, राबिया की तरफ गई है। नादरा ने टाला। हाँ तो राबिया का घर क्या चांद पर है? बुला लाओ या फ़ोन करके कह दो सांस लेने आई हैं। नादरा ने खा जाने वाली नज़रों से दादी को घूरा। हमारी तो बच्ची है, ना समझ है, नाराज़ है तो क्या हुआ? मैंने सोचा मैं ही मना लाती हूँ। आसिया ने माहौल को हल्का फुल्का रखने की कोशिश की। घरों में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, इसमें छोटी बात क्या है? बेइज्जती तो हमारी हुई, घर बुलाकर इनकार भी किया, फिर हमारी बेटी पर इल्ज़ाम भी लगाया, इसे झूठा और साजिशी बना दिया। पीछे क्या रह गया? नादरा तुनक कर बोली। घर से निकाल दिया। गलत बात है, आसिया ने रसानियत से टोका। ना किसी ने उससे झगड़ा किया, ना घर से निकलने को कहा। उबैद कितनी बार मनाने आया। फिर उन्होंने रुए सुखन दादी की तरफ किया। सानिया को समझाएं, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात थी घर में मिल बैठकर हल हो जाती। सानिया का घर है, रही इरम तो आज यहाँ है तो कल ससुराल। तो भेजें ससुराल। बुरा ना माने, जिस घर में इतनी लाडली बेटियाँ रहती हों वहाँ बहुओं का गुजारा मुश्किल होता है। आसिया को बुरा लगा तो नादरा ने लहजा धीमा किया। बुरा ना मानना आसिया, हम तो बेटी वाले हैं, बात करते हुए भी डरते हैं। इंसान को सिर्फ बेटी की नहीं, बेटे के घर की भी फिक्र करनी चाहिए। हमें तो पहले ही राबिया के ससुराल वालों ने टांग रखा है, अब दूसरी बेटी के स्यापे शुरू हो गए। दादी ने खा जाने वाले अंदाज में बहू को देखा। उनकी नज़रों की ताब ना लाकर नादरा ने फ़ौरन दुपट्टा मुंह पर रखकर सिसकना शुरू कर दिया। इरम के लाड उठाने के लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं, बेहतर है अपनी बेटी को समझाएं। इतने जज्बाती और अकड़पन से घर ही ख़राब होते हैं। आसिया खड़ी हो गई। मज़ीद बैठती तो बात का रुख किसी और तरफ हो जाता। इनकी तो मत मारी हुई है, तुम जाओ बेटी, मैं भेजती हूँ सानिया को। कोई इतनी मामूली बातों पर घर छोड़कर आता है? दादी ने तसल्ली दी। आसिया कुछ दिल गिरफ्ता सी दरवाजे तक आई। नादरा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आने के बजाय सास से उलझने लगी कि वो अपने काम से काम रखें। आसिया ने दरवाजे पर हाथ रखा, तभी दरवाज़ा खुला और राबिया तेज़ी से अंदर आई। शुक्र है उनकी तरफ वाले पट की कुंडी लगी थी, वरना उनको दरवाज़ा लग भी सकता था। राबिया दूसरा पट खोलकर अंदर आई। आसिया को देखकर खुश हो गई। सानिया नहीं आई? आसिया ने उसके अकब में देखा। सानिया कहाँ गई है? आसिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया और अंदर सानिया सर पकड़कर रह गई। राबिया को भी इसी वक्त टपकना था। आए ना आंटी, राबिया इसरार करने लगी। नहीं, मैं तो सानिया को लेने आई थी, मगर लगता है अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तभी मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने शिकवा निगाहों से सानिया के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और दहलीज पार कर गई। राबिया का शर्मिंदगी से बुरा हाल हो गया। झरी से झांकती सानिया लपक कर बाहर आई। तुम्हें भी इसी वक्त आना था? उसने लपक कर बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाई। कोई शर्म कर लो, शर्म। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ये मेरी ज़िंदगी है, सानिया चिल्लाई। राबिया उसे बाजू से खींचकर दादी के कमरे में ले आई। तुम्हारी ज़िंदगी है, मगर तुम्हारी वजह से बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। क्यों, मैं मैके रहने नहीं आ सकती? सानिया जिच हो गई। सारी दुनिया को पता है बन्नो नाराज़ होकर आई हैं, राबिया ने तंजिया कहा। और अम्मी, ये आसिया आंटी से मिली क्यों नहीं? अब उबैद को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम उबैद की फ़िक्र ना करो, दादी इसे समझाएं। वो अब शोहर है, महबूब नहीं। महबूब था, महबूब ही रहेगा। सानिया ने फ़ख्र से बाल झटके। बीबी, अनछुई और बढ़ती हुई चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वजूद की कशिश से महबूब को बांध सकते हैं, शोहर को खिदमत, मोहब्बत और वफ़ा चाहिए। राबिया का तंजिया लेक्चर शुरू हो गया था। सानिया ने सर पकड़ लिया। ना, इसको अकल वाली कोई बात ना बताना। दादी ने मज़ीद टाँका लगाया। हर कोई अपने काम से काम रखे, मेरे मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। मैं जब तक उनको अच्छी तरह सबक नहीं सिखा लूँगी वापस नहीं जाऊँगी। राबिया ने जिच होकर माँ को देखा। उन्होंने इस बात में सर हिलाकर बेटी की बात की तायीद की।
क्योंकि मेरा बार बार नाराज़ होकर आने का कोई इरादा नहीं है। इस जौम में खुद ना रगड़ी जाना, राबिया ने गुस्से से कहा। बात सुन मेरी बच्ची, इधर बैठ, दादी ने पुचकारा। मेरा आपकी नसीहतें सुनने का कोई मूड नहीं है, वो मज़ीद खफा हुई। हम सबको जितना मर्जी बेवकूफ़ समझ लो, मगर याद रखो उबैद को इतना तंग ना करो कि वो सचमुच गुस्से में आ जाए। मर्द का गुस्सा बहुत बुरा होता है। उसे जितने नखरे दिखाने हैं दिखा, मगर वो नखरे भी एक हद तक ही देखेगा। सानिया दादी की बात पर एक लम्हे को चुप सी हो गई, शायद कहीं बात दिल को लगी थी। सानिया घर आए तो उसके साथ अपना रवैया नॉर्मल ही रखना। चाय का कप मेज़ पर रखते इरम ने गर्दन घुमाकर बेहद हैरत से बाप को देखा। वो किताब में गुम थे। इरम के देखने पर मुस्कुराए, किताब बंद करके कप के पास रखी। क्या हुआ? मुझे लगता है सारे कसूर मेरे ही हैं। उसने किस जतन से खुद को संभाला था। किसी का कसूर नहीं होता, हर इंसान अपना अलग मिजाज रखता है। जब एक नया इंसान घर में आता है तो सबको अपने अंदाज़ो अतवार बदलने पड़ते हैं। उबैद के सामने सानिया की बुराई मत किया करो, उसका दिल तुम्हारी तरफ से ख़राब होता है। अब देखो सानिया ने खुद को कितना बदला है। मैं उसकी बुराई नहीं करती हूँ, वो तो माँ को आता देखकर उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। वो अकेली वापस आई थी और मिजाज बरहम था। क्या हुआ? बहू ने आने से इनकार कर दिया? तौफीक साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मुझसे मिली होती तो इनकार करती, वो तो मेरे सामने भी नहीं आई। वो बरहमी से कहती बैठ गई। मैंने तो मना किया था मत जाए, मगर अम्मी को लगता था वो जाएंगी और सानिया आते ही गले लग जाएगी। इरम से रहा ना गया। आसिया ने बेहद गुस्से से बेटी को देखा। अपनी ज़ुबान बंद रखो। इरम सटपटा गई। खबरदार जो आज के बाद तुम्हारे मुंह से कोई फजूल बात निकली। इरम 2 कदम पीछे हटी, आंखों में बेयकीनी सी थी। ये माँ ने आज किस लहजे में बात की थी। फिर वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। बहू का गुस्सा बेटी पर क्यों निकाल रही हो? तौफीक को बुरा लगा। छोटी सी बात का इसने बतंगड़ बना दिया। दोनों को देख भी लिया था तो घर आकर इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत थी? रिश्ते से इनकार तो इसने खुद किया था। अच्छा बस, उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। वो पहले ही बहुत परेशान है, उसे मज़ीद परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और रही सानिया तो उसे कुछ दिन रहने दो, चंद दिन बाद उसे भी एहसास हो जाएगा। उसे एहसास होता या उसके घर वालों को तो आज मेरा जाना ही काफ़ी होता। चांदनी में भीगी रात बहुत ठंडी थी। वो शाल ओढ़े एक एक कदम सोच सोच कर एक एक सीढ़ी पर धरती ऊपर आई थी कि अंदर की खोलन पर काबू पा सके, मगर आखिरी सीढ़ी पर उसके कदम मंजमद हो गए। चांदनी में ढले तो मुजस्मे। सानिया का सर उबैद के कंधे पर था और उबैद की गर्म चादर सानिया के वजूद से लिपटी थी। तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजरता उबैद, मगर क्या करूं? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। इरम से कहो मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं घर वापस आ जाऊंगी। पोह की बर्फीली सर्द रात में वो ठिठर कर रह गई। क्या अहम है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या भाई की खुशी? सारी रात नींद बस पलकों पर जमी रही, आँख में ना उतर सकी। बाप का समझाना, माँ का लहजा, भाई की बेएतनाई। इरम इतनी मजबूत कहाँ थी? मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहा। अपने लिए चाय निकालती सानिया ने मुड़कर नादरा को देखा। उन्होंने खुशी से अस्बात में सर हिला दिया। इरम खुद चलकर आई थी और क्या चाहिए था? आइंदा तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूँगी। अफसोस है कि तुमसे मोहब्बत की। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, सानिया मुस्कुराई। लेकिन आइंदा गलतफहमी हो तो मुझसे बात कर लेना। मैं नाश्ता बना रही हूँ, बेहतर है उबैद के ऑफिस जाने से पहले ही घर वापस आ जाओ, उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा। सानिया को बहुत ज़ोर से छींक आई। लगता है उबैद याद कर रहा है। नादरा हंसते हुए अपना कप उठाकर दादी को खबर सुनाने चली गई। लगता है सर्दी लग गई। दादी कहती हैं पोह की रातें बहुत ठंडी होती हैं और मैं नहीं चाहती तुम इस ठंड में बीमार पड़ो। इरम ने अपनी जैकेट से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो सानिया चौंक गई। आ जाना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इरम वापस पलट गई। न जाने क्यों सानिया ने चाय के मग को देखते फखरिया अंदाज में मुस्कुराना चाहा, मगर वो खुलकर मुस्कुरा भी ना सकी। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ। आसिया ने गरम गरम आमलेट प्लेट में निकाला। किचन की फ़िज़ा में गरमाइश और नाश्ते की खुशबू थी। सर्दी की वजह से वो सब किचन में ही नाश्ता करते और रात का खाना खाते। एक और बना लें। इरम ने चीज़ के स्लाइस खोलकर उनके सामने रखे। उबैद और तौफीक ऑफिस के लिए तैयार होकर वहीं आ गए। चीज़ ऑमलेट किसके लिए? आसिया ने हैरत से पूछा। सानिया के लिए। कुर्सी खींचकर बैठता उबैद बुरी तरह चौंका। चौंके तो सभी थे। इरम ने बाकियों के सामने प्लेटें रखते एक प्लेट खाली जगह पर ही रख दी। उबैद ने इरम को गौर से देखा और इरम ने उसे। अगर मेरे माफ़ी मांगने से मेरे भाई की मुस्कुराहट वापस आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए? तौफीक और आसिया ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। उबैद ने मुस्कुराना चाहा,
मगर ना जाने क्यों मुस्कुरा ना सका। मैं ये तो नहीं चाहता था कि तुम ये तो चाहते थे ना कि सानिया घर वापस आ जाए। इरम ने आहिस्ता से बात काटी। उबैद ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। चलो माशाल्लाह, ये मसला तो हल हुआ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर और समझदार है। कभी कभी ज़रा सा झुक जाने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। वेल डन मेरी जान। तौफीक साहब ने प्यार से बेटी का हाथ थपथपाया। तो फिर मांगो, इस खुशी में क्या मांगती हो। वो लम्हों में पहले वाला उबैद बन गया। आसिया खामोशी से अंडे फेंटती रहीं। बेटी के दिल पर क्या गुजरी है बस वही समझ सकती थी। इरम की आंखों की सतह गीली होने लगी। मेरा एतबार लौटा दो, उसने हाथ भाई के सामने फैलाया। जो एक बहन को अपने भाई पर था कि मैं झूठ भी कहूँगी तो वो निभा लेगा। तुमने तो मेरे सच को ही झूठ बना दिया। लेकिन खैर जाने दो, अब छोड़ो इन बातों को। वो ख्वामख्वाह हंसी। अब्बू आप पराठा लेंगे या ब्रेड। वो फ़ौरन ही बात बदलकर बाप की तरफ मतवज्जा हो गई। तभी बाहर बेल हुई। जाओ दरवाज़ा खोलो, आ गई है तुम्हारी सानिया। उसने मुस्कुराकर भाई को टहुका दिया तो वो खामोशी से उठ गया। उसकी खामोशी में इत्मीनान और सुकून था। इरम मुज़महल सा मुस्कुराकर कुर्सी संभालने लगी। इतनी पत्थर क्यों हो जाती हो। वो आईने में मुनक्किस मोम के मुजस्समे को देख रहा था। सुर्ख आरामदेह ढीले ढाले लिबास में मलबूस अपने बाल सुलझा रही थी। सानिया ने नज़र उठाकर अकब में खड़े उबैद को देखा। उसके दोनों हाथ सानिया के नाजुक कंधों पर धरे थे। बस ऐसी ही हूँ, वो मुस्कुराई, वही मुस्कुराहट जिस पर उबैद फिदा था। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। इरम ने तुम्हारे घर जाकर सबके सामने माफ़ी मांगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने इल्ज़ाम भी तो सबके सामने लगाया था, तब अच्छा लगा था। उसने ब्रश रखकर बालों को झटका दिया। वो कंधों पर बिखर गए। काश तुम थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती तो सिचुएशन इतनी ख़राब ना होती। उबैद के लहजे में शर्मिंदगी थी। सानिया खड़ी हो गई। जिस दिन मेरी गलती हुई, अल्लाह की कसम सबके सामने माफ़ी मांगूंगी। बात को इतना बढ़ने नहीं दूंगी। वो उसकी तरफ पलटी। लेकिन अब क्या सामने बिठाकर यही बातें करते रहोगे? ये नहीं बताओगे कि इस कमरे में अपनी ज़िंदगी में मुझे कितना मिस किया? सानिया के हाथ उसके सीने पर थे। लहजे में लगावट और वालेहानापन था। तुम कौन सा दूर थी, जब चाहता था देख लेता था। उबैद के लहजे में ना लगावट थी ना वालेहानापन। वो दरियाफ्त कर चुका था। ना रसाई से रसाई का सफ़र तय हो चुका था। अब ज़िंदगी मामूल पर आ जानी चाहिए। वो हर रोज़ एक ही जैसी बातें कैसे करे। उबैद पलटकर बेड के किनारे जा बैठा। मतलब जो आम हो जाए वो ख़ास नहीं रहता। सानिया को उसकी बेएतनाई महसूस हुई। ज़िंदगी, वक्त और जज्बात कभी एक से नहीं रहते। मोहब्बत एक सी नहीं रहती। वो पास आई। इजहार एक सा नहीं रहता। उबैद ने हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। वो रूठ गई। दूसरी तरफ जाकर तकिया दुरुस्त करने लगी। वो उसके हवासों पर छा जाना चाहती थी, मगर उबैद के हवास सलामत थे। वो उस कैफियत से बाहर आ रहा था। उसके साथ दुख सुख की सांझ का रिश्ता कायम करना चाहता था। अब सिर्फ उसकी सुनना नहीं, अपनी भी सुनाना चाहता था। ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी। उसने चित लेटी सानिया को देखा। वायलन की मधुर खूबसूरत धुन, मगर एक ही धुन, हर रोज़ मतवातर, यकसानियत, बेजारी। बीवी में हर रोज़ एक ही डायलॉग नहीं बोल सकता। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार होना चाहिए। उबैद ने उसके चेहरे से तकिया खींचा। तो फिर तुम्हें कोई अच्छी रोमांटिक मूवी देख लेनी चाहिए। सानिया ने करवट बदल ली। रोमांस ज़िंदगी का महज एक हिस्सा था और वो उसे पूरी ज़िंदगी बनाना चाहती थी। कैसी नादान थी। रवा होने की बजाय ठहरे रहना चाहती थी। ठहराव, सकूत, ये कायनात की सच्चाई था ना मिजाज। और ठहरे पानियों में हमेशा बसांत उठती है, खुशबू बाकी नहीं रहती। वो रात उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में अजीब अंदाज में उतरी थी। बज़ाहिर तो सब नॉर्मल था, मगर गैर महसूस सा खिंचाव सानिया और इरम के रवैये में था। इरम खामोशी से माँ के साथ घर के काम समेटती रहती और सानिया का पूरा जोर अपनी नींदें पूरी करने पर था। पहले जो कोई घर के कामों में हाथ पटाती थी, अब उससे भी गई। सोना या माँ के घर के चक्कर लगाना, खाना पसंद आता तो ठीक, वरना ऑर्डर करके कमरे में घुस जाती। उसके इस अंदाज से इरम चिढ़ने लगी। सारे काम हम लोग ही करें, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आसिया ने तौफीक साहब के कहने पर मुलाजमा रख ली। पहले तो कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इरम को अजीब लगा, लेकिन मुझे होने लगी है। मैं अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रही और इस तरह तुम पर बोझ ज़्यादा आ जाता है। आसिया ने बात टाली। बहू पर कोई जिम्मेदारी ना डालें। इरम नाराज़ हो गई। करेगी, तुम्हें पता है मनमोजी है। मगर इरम को गुस्सा आ गया था, तभी वो अगली सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी ही नहीं। नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई। उसे लगा माँ को देखकर उबैद सानिया को जगा देगा, मगर आसिया ने खामोशी से सबका नाश्ता बनाकर रख दिया। उबैद और तौफीक साहब ऑफिस चले गए तो आसिया किचन समेटकर बर्तन धोने लगी। तभी इरम आ गई। उठ गई मेरी बेटी, तुम्हारा नाश्ता रखा है, गरम कर दूं? आपने क्यों बनाया? सानिया को जगा देती।
इरम सटपटा गई। कोई बात नहीं, 2 बंदों के नाश्ते में टाइम कितना लगता है, मुझे तो उठना ही था। अम्मी अल्लाह का वास्ता है इतनी अच्छी भी ना बने। जब उबैद पूरे का पूरा उसका है तो सानिया को उसकी जिम्मेदारियां भी उठाने दें। आसिया ने मुड़कर बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। उबैद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहा, हम सानिया की जिम्मेदारी नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो हूँ ना, मैं सबकी माँ हूँ, सबकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। अब एक एक 2-2 कामों की लड़ाई घर का माहौल ही ख़राब करेगी। इरम शर्मिंदा हो गई। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। बेटा सानिया कब तक लापरवाही बरतेगी, एक ना एक दिन उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। घर के कामों का क्या है, किसी ने कम कर लिए तो किसी ने ज़्यादा। अच्छा सॉरी ना, नाराज़ मत हो मुझसे। उन्होंने इतने प्यार से समझाया कि वो मज़ीद शर्मिंदा हो गई। कोई इतनी प्यारी बेटी से नाराज़ हो सकता है। चलो तुम नाश्ता कर लो। वो सर हिलाकर हाथ पाट खोलने लगी। और अगले दिन जब वो किचन में आई तो सानिया नाश्ता बना रही थी। उन्हें कुछ गवार सी हैरत हुई। उन्हें लगा उबैद ने उठाया है। अरे वाह भाई, आज तो सानिया बेटी नाश्ता बना रही है। तौफीक साहब भी खुश हो गए। जी कल उबैद के नाश्ते को लेकर यहाँ किचन में काफ़ी झगड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा ख्वामखा बोझ क्यों बने, मैं खुद बना लेती हूँ। उसने ट्रे में चीज़ें तरतीब से रखनी शुरू कर दी। आसिया ने शर्मिंदगी से तौफीक साहब को देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुशी से, मैं आप लोगों के लिए भी बना देती, लेकिन उबैद लेट हो रहा है। उसने ट्रे उठाते आसिया की बात काटी और ट्रे उठाकर किचन से निकल गई। आसिया और तौफीक हक्का बक्का रह गए। फिर तौफीक साहब संभल कर मुस्कुराए। बेगम साहिबा, वो तो अपने शोहर का नाश्ता ले गई है, आप अपने शोहर को करवा दें। आसिया सुस्त रवि से फ्रिज से अंडे निकालने लगी। खटपट की आवाज़ पर सानिया की आंख खुल गई। उबैद को ऑफिस भेजकर वो सो गई थी। इरम को कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धोने वाले कपड़े जमा कर रही हूँ, अम्मी ने मशीन लगाई है, इरम ने बताया। हद है यार, सानिया ने दोबारा तकिए पर सर गिराया। कोई प्राइवेसी भी होती है, जब दिल चाहता है आ जाती हो। अब ये मेरा रूम है यार, तो कपड़े बाहर रख दिया करो, अम्मी ने कहा तो मैं आ गई। इरम ने शर्मिंदा होकर वजाहत दी। जब धुलवाने होंगे धुलवा लूँगी, कल को मेरे कमरे से कोई चीज़ इधर उधर हो गई, मैंने किसी से पूछ लिया तो तूफ़ान आ जाना है। मुझे तुमसे इससे भी घटिया बात की उम्मीद करनी चाहिए। इरम को गुस्सा आ गया। और यहाँ कोई धोबी घाट नहीं खुला कि जब दिल चाहा धुलवा लूँगी, अब खुद ही धो लेना। उसने हाथ में पकड़ी लॉन्ड्री बास्केट वहीं पटकी और चली गई। किस कदर बदजुबान हो गई है। सानिया ने गुस्से से दोबारा कंबल तान लिया, मगर ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कंबल उसके चेहरे से खींच लिया गया। अब क्या तकलीफ़ है, वो चिल्लाई फिर ठिठकी। राबिया उसे खशमगी निगाहों से घूर रही थी। खैरियत, वो सीधी होकर बैठी। सुबह सुबह, ये सुबह है। सानिया ने कलाक पर निगाह दौड़ाई, फिर खिसियानी होकर बाल समेटने लगी। कुछ शर्म करो, नंद कपड़े धो रही है, सास किचन में मसरूफ़ है और महारानी की नींदें ही पूरी नहीं हो रही। यही तो मौज है, अपनी नींद सोती हूँ, अपनी नींद जागती हूँ, किसी की जुर्रत नहीं होती मुझे टोकने की। उबैद भी कुछ नहीं कहता। राबिया ने कंबल हटाकर अपने लिए जगह बनाई। सुबह का गया 5 बजे वापस आता है। उसने हाथ रखकर जमाई रोकी। और तुमने क्या आते ही मुझे टोकना शुरू कर दिया है, मेरी खुशी में खुश नहीं होती हो? वो नाराज़ हुई। राबिया ने प्यार से उसे देखा। दुबला पतला चेहरा भरा भरा सा था। चेहरे की रंगत मज़ीद निखर कर गुलाबियाँ छलका रही थी। खुशी, आसूदगी, बेफिक्री हुस्न और ख़ूबसूरती को मज़ीद जिला बख्शती है। तुम्हारी खुशियाँ दायमी रहें इसलिए समझाती रहती हूँ। ये अच्छे लोग हैं, इनकी कदर करो। कदर तो ये करें और शुक्र भी, अभी तक इनके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई। राबिया शशदर सी रह गई। आसिया ने चाय बनाई, ट्रे तैयार की और इरम से कहा राबिया के लिए चाय ले जाए। अम्मी मैं नहीं ले जा रही, अभी कपड़े लेने गई थी तो उसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। राबिया तो आती ही नहीं है, मेहमान है और वज़ादार घरानों में मेहमानों की इज़्ज़त की जाती है। हमारी इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से सानिया का मेरे साथ ऐसा रवैया है। इरम चिढ़ गई। अच्छा छोड़ो, मैं ले जाती हूँ। आसिया का लहजा बुझ सा गया। एक तो हर काम आप खुद करने खड़ी हो जाती हैं, अच्छी ब्लैकमेलिंग है। पता है ना मुझे आपको तकलीफ़ देना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से से ट्रे उठाकर चली गई। आसिया ने तशवीश के साथ उसे जाते देखा। न जाने क्यों वो हर बात पर चिढ़ने लगी थी। तुम अभी तक, मतलब ये खन्नास तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं? इरम राबिया की आवाज़ पर रुक गई। आजकल वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी जिसमें रुककर बात सुनना भी शामिल था। अच्छी भली सिचुएशन बन गई थी। मैंने सोचा था मौका देखकर उबैद से कह दूंगी कि मेरा गुजारा नहीं है, मुझे अलग घर ले दो, मगर इरम ने माफ़ी मांगकर सब बर्बाद कर दिया। इरम शशदर सी रह गई, फिर गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हुई। राबिया थोड़ा घबरा गई। इरम ने ट्रे करीब की मेज़ पर रखी और सीधी होकर राबिया को देखा, फिर सानिया से मुखातिब हुई। थोड़ा भरम तो रहने दो सानिया, ऐसे प्लान्स बनाने हो तो दरवाज़ा बंद कर लिया करो। नहीं इरम, सानिया का ये मतलब नहीं था।
राबिया ने घबराकर वजाहत करना चाही। मेरा यही मतलब था। सानिया ने इत्मीनान से बात काटी। और तुम क्यों घबरा रही हो? पहले भी गलती करके माफ़ी मांग चुकी है, एक बार फिर मांगनी पड़ेगी। उसकी बात पर यकीन ही कौन करता है? इरम को एहसास हुआ कमज़रफ़ों के सामने झुकना, मसलहत से काम लेना सबसे बड़ी बेइज्जती है। वो गलती थी ना गलतफहमी, और मैंने माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए मांगी थी। इरम का लहजा साफ था। सानिया तिल मिला गई, तभी तंजिया अंदाज में बोली, चलो तुमने ये तो माना तुम्हारे भाई की खुशी मैं हूँ। मेरी तो यही दुआ थी कि तुम मेरे भाई की खुशी ही बनकर रहो, मगर तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं लगती। इरम ने तल्खी से कहा और कमरे से निकल गई। सानिया के सर पर लगी तलवे पर बुझी। देखी तुमने इसकी ज़ुबान? तुम कहती हो ये बहुत मासूम है। उसने सुन लिया था सानिया। तो सुनती रहे, आदत ही पड़ गई है दरवाज़ों से लग लग कर सुनने की। अब बंदा अपने कमरे में बात भी नहीं कर सकता। राबिया बस तशवीश से उसका चेहरा ही देखती रही। इस तशवीश का इजहार माँ बाप के सामने भी कर गई। तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो तो ऐश कर रही है, ऐश। उबैद पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। नादरा ने निमको का फक्का मारा जो रात वसीम बाकी चीज़ों के साथ लाया था। खुदा के लिए अम्मा, वो घर सजाने के लिए शो पीस लेकर नहीं गए, घर बसाने के लिए लेकर गए हैं। मगर आपकी बेटी और उसकी लापरवाहियाँ। राबिया अपना ही सर पीट कर रह गई। अब्बा आप ही कुछ समझाएं। अब्बा सुकून से चाय में बेकरी के बिस्किट डबो कर खा रहे थे। इन माँ बेटी को इनके हाल पर छोड़ दो, उन्होंने किसी की नहीं सुननी। नहीं, रहने दो, ये ससुरालिये होते ही इस काबिल है कि इन्हें इनके ठिकाने पर रखा जाए। मुझे कौन सा सिले मिल गए खिदमतों के? नादरा ने तुनक कर कहा। राबिया गहरी सांस लेकर रह गई। ठीक है, किसी की फ़िक्र नहीं करती, मगर अब वसीम की शादी की फ़िक्र कर लें। वो बार बार कह रहा है। क्या कह रहा है? नादरा चौंकी तो राबिया ने तफसील बता दी। नताशा और वसीम का आपस में राब्ता हो गया था और वो चाहता था ये लोग दोबारा रिश्ता लेकर जाएं। निम्को नादरा के हलक में फंस गई। वो तो नताशा और इरम दोनों पर मिट्टी डालकर 2-4 साल बेटे की कमाई खाने का पक्का इरादा कर चुकी थी। इस बुढ़िया से अब काम नहीं होता, मगर बहू लाकर घर उसके हवाले करने की हिम्मत नहीं हो रही। शबीर को उनकी हालत देखकर लुत्फ़ आया। बहू तो वसीम भाई के साथ चली जाएगी, आपको क्या फ़ायदा अब्बा? काहे को चली जाएगी? हमें कौन संभालेगा? बहू का काम यही तो होता है, ससुराल को संभाले। नादरा भड़क कर बोली। शबीर और राबिया का मुंह खुल गया। अगर सानिया जैसी हुई तो क्या करेंगी? हाय हाय, हर वक्त उसी के पीछे पड़ी रहती हो, बहन हो या दुश्मन। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी। वो ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। जूते पहनते उबैद ने उसे देखा तो चुप ना रह सका। यार टेबल पर ही रख देती, मैं आ रहा था, पहले भी सब मिलकर ही नाश्ता करते हैं। मुझे तो आंटी ने ही कहा था कि उबैद का नाश्ता बना कर ले जाओ, रोज़ ही उनकी नाश्ते को लेकर बहस होती थी। मैंने अपना भी बना लिया, तुम्हें बुरा लगा? सानिया ने ट्रे टेबल पर रखी। अच्छा, वो चुप सा हो गया। बरसों की आदत थी नाश्ता और रात का खाना सब इकट्ठे ही खाते। और हाँ, सानिया ने टेबल करीब की और कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। आज कपड़े भी लॉन्ड्री में दे आना। कपड़ों को क्या हुआ, वो तो हमेशा घर में ही धुलते हैं। उबैद ठिठका। इरम ने कहा है उबैद के और अपने कपड़े खुद धोया करो। वो उबला हुआ अंडा छीलने लगी। और मुझसे तो अपने कपड़े नहीं धोए जाते, हमेशा अम्मी ही धोती थी। फिर सर्दी कितनी है, इतनी बड़ी लड़की के होते अम्मा काम करती थी। सच है, उन्होंने तुम्हें बहुत बिगाड़ा है और लगता है बाकी की कसर मैं पूरी करूँगा। वो बेचारगी से गोया हुआ। हाँ, बहुत लाड उठाते हो ना तुम मेरे। सानिया ने तीखी निगाह से घूरा। कसर भी नहीं छोड़ी? तो फिर कपड़े लेकर जाना। और कोई हुक्म? शाम को जल्दी आ जाना। अगला हुक्म सादिर हुआ। मेरे अब्बा का ऑफिस नहीं है और जितनी बार तुम कॉल करती हो बॉस वैसे ही खूंखार नज़रों से घूरते हैं। जेलस होते होंगे कि उबैद की बीवी इससे इतना प्यार करती है। सदके इस प्यार पर वो निहाल हुआ तो खिलखिलाकर हंसती। सानिया ने अंडा उसकी प्लेट में रखा, खुद जैम उठाया। रहने दो, तुम्हारी मीठी मीठी बातों से वैसे ही मेरा शुगर लेवल हाई हो रहा है। वो बेचारगी से गोया हुआ। दोनों तैयार होकर बाहर आए। चांद सूरज की जोड़ी थी। आसिया ने दिल में नहीं लफ्ज़ों में बलाएं ली। तौफीक ने भी प्यार से देखा। इरम खामोशी से मैगज़ीन की वर्क गर्दानी करती रही। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी हद करती हैं आंटी। सानिया के मोतियों जैसे दांत चमके। कभी सास को भी अपनी बहू अच्छी लगती है। उबैद सटपटा गया। इरम ने तंजिया निगाहों से माँ को देखा जो इत्मीनान से मुस्कुराई। क्यों नहीं लगती? मेरे बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा हो, उसके दुख सुख की साथी हो, हमारी आने वाली नस्ल की अमीन हो, प्यारी तो लगोगी। तौफीक साहब ने इत्मीनान के इजहार में गर्दन हिलाई। सुन लिया? उबैद ने जताया। सुन लिया, बहुत ही मीठी बातें करती हैं आंटी। सानिया अपनी हैरत से बाहर आई। थोड़ी मिठास तुम भी ले लो। उबैद माँ की बात पर निहाल हो गया था। सानिया ने बदिक्कत इस बात को हजम किया। फिर आसिया के लहजे से थोड़ी सी मिठास मुस्तार लेते हुए इरम से पूछा, इरम हम डिनर करने जा रहे हैं, चलोगी साथ? उसे यकसर नज़रअंदाज करके मैगज़ीन में गुम इरम चौंकी।
फिर रुखाई से ना कर दी। उबैद ने इसरार किया, नहीं भाई, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। वो इसरार कर रहे थे तो चली जाती बेटा। आसिया ने उनके जाने के बाद टोका। इरम चुप रही। उस दिन जो कुछ सुना था माँ बाप को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था उन दोनों की ज़िंदगियों में बिल्कुल दखल नहीं देगी ताकि सानिया को कोई बहाना ना मिल सके। मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता हमेशा इसी तरह ताज़ा और महकता रहे। उसकी गोरी कलाइयों में सुर्ख गुलाब महक रहे थे। उसके दोनों हाथ उबैद के मजबूत हाथों में थे। सानिया ने अपना गाल फूलों पर रख दिया। तुम इसी तरह प्यार करते रहो, हमारा रिश्ता इसी तरह महकता रहेगा। गाड़ी के शीशों पर धुंध का पर्दा था। अंदर ज़िंदगी मुस्कुरा रही थी। जज्बात की हिद्दत, ख्वाहिशों की गरमाइश थी। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस किया है, अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मरना, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अरे मेरी जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। उबैद ने उसकी नाक खींची। वो सीधी हो गई। हाँ तोड़ लाओ। वो सटपटा गया। कोई ऐसे भी कहता है? मैं कहती हूँ। उबैद ने बाहर देखा। आज सर्दी बहुत है, किसी और दिन का प्रोग्राम ना रख लें? वो खिलखिलाकर हंस दी। जो कर नहीं सकते वो कहते क्यों हो? गलती हो गई बेगम साहिबा, अब घर चलें। मेरा दिल चाहता है सारी रात सड़कों पर आवारा गर्दी करूं। उसका अभी भी इरादा नहीं था, मगर उबैद को सुबह ऑफिस भी जाना था। पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, निकाहनामा भी नहीं है, उबैद ने डराया। बुज़दिल। इरम उनके लिए जाग रही थी। दरवाज़ा उसी ने खोला। अम्मी अब्बू सो गए? जाहिर है 1 बज रहा है। इरम की अपनी निगाहों में नींद भरी थी। सानिया तो मैं थक गई कहकर कमरे की तरफ चल दी। सॉरी यार, तुम्हें हमारे लिए जागना पड़ा। उबैद को शर्मिंदगी हुई। वो कोई बात नहीं कहकर अंदर की तरफ चल दी। तब उबैद को एहसास हुआ उससे गलती हुई है। वो इरम के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया, और ऐसा पहली बार हुआ था। उसका दिल तासुफ से भर गया। दरवाज़ा तब भी इरम नहीं खोला था, मगर जगह देने के बजाय दोनों हाथ दरवाजे पर रख लिए। क्या है? वो दोस्तों के साथ दावत उड़ाकर आया था। निकालो। इरम ने हाथ सामने किया। सॉरी, आज जुमेरात नहीं है। वो बेनियाजी से गोया हुआ। निकालते हो या अब्बू को बुलाऊं? न दीदी भूखी। उसने जैकेट की जेब में हाथ डाला और बड़ी सी चॉकलेट निकालकर हथेली पर रख दी। इरम के चेहरे पर मायूसी छा गई। ये क्या, तुम आधी रात तक दोस्तों के साथ तिक्के उड़ाओ और मेरे लिए सिर्फ एक चॉकलेट? कोई बर्गर, कोई पिज़्ज़ा, कुछ भी नहीं? यानी आधी रात तक जागने का सिला महज एक चॉकलेट? अब क्या पूरी दुकान उठा लाता? ये भी तुम ही खा लो। वो नाराज़ हो गई और उबैद के हाथ पांव छूट गए। अच्छा सॉरी यार, कल तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने ले जाऊंगा। वो हमेशा जल्दी मान जाती थी, फ़ौरन ही बहल गई। सानिया को भी ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इतना खाती है बिल बढ़ जाएगा। अपने कमरे में बेड पर बैठी इरम ने आँख से टपके आंसू को हथेली में जज़ब कर लिया और लेट गई। वक्त के साथ सब कुछ ही बदल जाता है। इस बात का एहसास सानिया को भी हुआ था जब चेहरे से मेकअप साफ़ करने से पहले उसने आदतन अपने मोबाइल पर आए मैसेजेस चेक किए। मुबारक हो, मेरी और वसीम की मंगनी की डेट फिक्स हो गई है। नताशा का मैसेज। सानिया की आंखें तहय्युर और रंज से पूरी खुल गईं। मंगनी? वसीम और नताशा की, उसके मशवरे के बगैर? क्या वक्त ने उल्टा चलना शुरू कर दिया है? वो शॉक्ड थी। ऐसा दिमाग हुआ था रात से कि जल्दी में 2 अंडे फ्राई किए, स्लाइस रखे और ट्रे उठा ली। साथ वाले चूल्हे पर आसिया आलू के पराठे बना रही थी। ऐसा रूखा सूखा नाश्ता देखकर ममता तड़प गई। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, ये पराठा बन रहा है, वो ले जाओ। सानिया के जवाब देने से पहले ही उबैद और तौफीक साहब एक साथ किचन में दाखिल हो गए। नाश्ता? सानिया ने जल्दी से कदम बढ़ाए। मतलब ये था कि नाश्ता लेकर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। यहीं रख दो। वो तौफीक साहब की किसी बात का जवाब दे रहा था। सानिया ने बदमज़ा होकर ट्रे मेज़ पर रखी। उबैद ने एक नज़र ट्रे पर डाली और मुस्कुरा दिया। तुम्हारे फ्राई अंडे तो खा लूँगा, मगर अम्मी के पराठे के साथ। अब आलू का पराठा कौन काफिर छोड़े। उसने बाप के लिए कुर्सी खींची, फिर खुद भी बैठ गया। याद है अम्मी के पराठों के लिए कैसे नाश्ता छोड़कर भागती थी। खुशबू दीवार के उस तरफ और ये दीवार के इस तरफ। सब हंस दिए। सानिया को बुरा लगा तो ट्रे उठा ली। क्या हुआ? उबैद ने हैरत से देखा। मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना है। खा लो यार, कुछ नहीं होता। उबैद ने इसरार किया। मुझे होता है। वो कहकर ट्रे उठाकर चली गई। उबैद हल्का सा शर्मिंदा हुआ, मगर खामोशी से उस पराठे की तरफ मतवज्जा हुआ जो माँ ने सामने रखा था। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, अभी सख्ती नहीं करना चाहता। उबैद की आवाज़ मध्यम थी। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब मामला तरतीब पा जाते हैं, तौफीक साहब ने तसल्ली दी। खुद भी थोड़ा वक्त फैमिली को दो, बीवी को भी साथ लाया करो, इसी तरह घर का माहौल बनता है। उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में एहसास दिलाया कि वो कुछ दिनों से कैसे सबसे कटकर रह रहा है। उबैद ने शर्मिंदगी से इस बात में सर हिला दिया।
किसी को मेरा एहसास भी है। वसीम की नताशा के साथ मंगनी की खबर जब मेरे घर जाएगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। सानिया ने घर जाते ही हंगामा उठा दिया। इस तरह उस पर लगाया इरम का इल्ज़ाम सच साबित होगा। मेरी मंगनी अब क्या उनकी मर्जी से होगी। वसीम ने भवें उचकाकर बहन को देखा। दादी अलग मुंह फुलाए बैठी थी। उन्हें नताशा वैसे ही पसंद ना थी। नादरा को इस बात का दुख था कि वसीम ने सारे मामलात बाला ही बाला तय कर लिए थे। कब उसकी नताशा के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई किसी को खबर ना हुई। खुद सानिया भी बेखबर थी। आप समझते क्यों नहीं हैं वसीम भाई, वो लोग तो शायद अब भी यही चाहते हैं कि हम लोग दोबारा रिश्ता लेकर जाएं। वसीम की तैवरी चढ़ गई। ये तो अब मुमकिन ही नहीं और मैं ये बात इरम को खुलकर बता चुका हूँ। सानिया सटपटा गई। आपकी इरम से बात हुई? मेरी नताशा से सारी बात हो गई है। मंगनी का फंक्शन उसके घर में होगा। तुम कोई भी बहाना बनाकर आ जाना, और ये भी सिर्फ तुम्हारी खातिर, ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। लेकिन जाहिर है मैं नताशा से शादी करूँगा तो ये बात छुप तो नहीं सकती। तुम्हारे पास कुछ दिन होंगे, अपने घर के मामलात खुद सेट करो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये मेरी ज़िंदगी है और इसके फैसले मैं खुद करूँगा। वो इरम के जिक्र को गोल करके दो टोक लहजे में बोला। सब हक्का बक्का रह गए। दादी ने जताती नज़रों से सबको देखा। जब सब कुछ तय कर ही लिया है तो जाओ ब्याह कर भी ले आओ। नादरा भड़क उठी। ऐसी बेबाक लड़की के शादी ब्याह के मामलात खुद ही तय करती जा रही है। तो क्या हुआ, सानिया ने भी तो यही सब किया था। दादी ने भिगो कर मारी और सबको बड़े ज़ोर से लगी। नादरा और सानिया ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। शबीर गुस्से से दहाड़े। बस चुप करो, जब तुम लोग फिक्र ना करोगे तो वो खुद ही फिक्र करेगा। ये लोग आते हैं या नहीं आते, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। इन माँ बेटी के दिल में तो तुम्हें दुल्हा बनते देखने का अरमान ही नहीं है। तुम्हें कंवारा ही बूढ़ा कर देंगे। इस सारे वावेले का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आप लोग तैयारियां करें। अब ये सानिया को पता होगा इसने अपने ससुराल वालों को कैसे संभालना है। वो बात ख़त्म करके उठ गया। देखा कमबख्त ने कैसे काबू में किया है। नादरा बैठ गई रोने। जैसे तुम्हारी बेटी ने। दादी ने यह जुमला दिल में ही कहा था। सानिया के अंदर गुस्से से आग भड़कने लगी। नताशा, उसने बहुत ज़ोर से मुट्ठी बंद की, जैसे नताशा की गर्दन मरोड़ी हो। क्या मतलब, इरम ने अभी तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ी? नताशा ने भाप उड़ाते सूप के प्याले से नज़रें हटाकर सामने बैठे वसीम को देखा। रेस्टोरेंट के गर्म आसूदा माहौल में खुराक की खुशबू, धीमी आवाज़ें और बर्तनों की खनक घुल मिल गई थी। इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मुझे खिलौना समझकर खेलती रहेगी। फूल है उसकी। नताशा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो दोनों इस मुकाम तक आए थे तो इसमें नताशा का ही हाथ था, जिसने खुद वसीम से राब्ता किया, वरना वो खुद तो कभी भी ये जुर्रत ना करता। तुम्हारी बहन की ससुराल का मामला है, नताशा ने हमदर्दी से कहा। मेरी बहन में इतने गट्स हैं कि इस सिचुएशन को संभाल ले। इरम इनकार कर चुकी है, अब उन्हें कोई हक नहीं कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी करें। उबैद समझदार इंसान है और सानिया से मोहब्बत भी बहुत करता है। पता नहीं सानिया घबरा क्यों रही है। वसीम ने कंधे उचकाए। मोहब्बत तो तुम भी इरम से करते थे। नताशा की बात पर वसीम ने हाथ रोककर नताशा को देखा। मगर वो वैसी नहीं निकली जैसा मैंने उसे समझा था। अगर मैं भी वैसी ना निकली जैसा तुमने मुझे समझा है। नताशा की बड़ी बड़ी आंखों में सवाल और तबस्सुम गड़मड़ हो गया। किस्मत मुझे दूसरी बार भी धोखा देगी? वसीम संजीदा था। हरगिज़ नहीं, नताशा ने बेसाख्ता कहा। मुझे भी यही लगता है। फिक्र ना करो, मुझसे शादी घाटे का सौदा नहीं है। मैं सौदा नहीं कर रहा, रिश्ता बना रहा हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत और एतबार चाहिए नताशा। वसीम, तुम कभी किसी भी मामले में मुझे खुद से अलग नहीं पाओगे। नताशा ने हाथ बढ़ाया तो वसीम ने थाम लिया। उबैद ने तस्वीर को चुटकी में पकड़कर अपनी आंखों के सामने बुलंद किया। वो यूं जायज़ा ले रहा था गोया एक्सरे कर रहा हो। इरम ने जज्बज होकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आसिया को बेटे के अंदाज पर हंसी आ गई। अम्मी, लड़का तो वो मतजब्जब था। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? आसिया को कतरे हैरत हुई, जबकि तस्वीर और तमाम मालूमात की रोशनी में उबैद को फ़ौरन पसंद आ जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने बेयकीनी से इरम को देखा। आसिया ने उबैद के कंधे पर चपत लगाई। तुम्हारे वलीमे में भी आया था। माँ तो बुज़ुर्ग और बीमार खातून हैं, वो नहीं आ सकती थी। हाँ, कुछ याद तो है। फिर आँख से इरम को इशारा किया। उसको दिखाया? उन्होंने गर्दन नफ़ी में हिलाई। देखोगी? दिखाऊं? वो शरारत पर माइल हुआ। चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे ये तो शर्मा रही है। इरम का चेहरा सुर्ख होने लगा। क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा ये लो, देख लो। उसने तस्वीर ऐन इरम के सामने की। इरम ने बिना देखे तस्वीर को झपटकर दो टुकड़े किया और मेज़ पर फेंक दिया। मुझे शादी नहीं करनी। वो दोनों मुतहैयर रह गए। ना मुझे शादी करनी है, ना कोई मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। वो झटके से खड़ी हुई। इरम, उबैद ने हैरत से पुकारा, मगर वो बिना कुछ सुने वहाँ से भाग गई।
ये इतनी बदतमीज़ तो कभी नहीं थी। आसिया को गुस्सा आ गया। हो सकता है उसे लड़का पसंद ना आया हो। उसने तस्वीर देखी कब है और इनकार का ये कौन सा तरीका है। उन्होंने मेज़ पर पड़े तस्वीर के टुकड़ों को देखा। अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं, मैं बात करता हूँ। वो उन्हें तसल्ली देकर उठ गया। आखिर इस रद्द-ए-अमल की कोई वजह तो होगी। कहीं वो वसीम। आसिया ने अपनी सोच को वहीं लगाम दे दी। उन्हें खुद भी अपनी सोच पर यकीन ना था। प्लीज़ अब वजह पूछने मत लग जाना, कोई वजह नहीं है। उबैद को कमरे में दाखिल होते देख कर ही इरम ने चिढ़कर कहा। वो बेड के किनारे बैठी एक पैर इज़्तिरारी अंदाज में फर्श पर मार रही थी। और तुम्हें मेरे इनकार पर हैरत क्यों है? उबैद खामोशी से आकर पास बैठ गया। इनकार पर नहीं, रद्द अमल पर हैरत है। आराम से बात हो सकती थी, मगर इस तरह तस्वीर फाड़ना। उबैद, ये मेरी ज़िंदगी है तो फैसले का इख्तियार भी मेरा होना चाहिए। मुझसे मेरी राय पूछी, मैंने राय दे दी। तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? उबैद ने उसे गौर से देखा। नहीं है गुस्सा, वो झंझला गई। बस इतना चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया है, मैं भी खुद करूँ। या फिर कह दो कि मुझे सिर्फ हुक्म सुनाया गया है, मैं चुपचाप सर झुका दूंगी। उबैद खड़ा हो गया। ठीक है, शायद तुम अभी खुलकर बात करना नहीं चाहती, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन याद रखना, हम लोग तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शुक्रिया, लेकिन इस शुक्रिया में भी तंज था। उबैद गहरी सांस लेकर चला गया। इरम ने सुलगती निगाहों से उसे जाते देखा। उसके जहन में अजीब उबाल सा उठ रहा था। ये वसीम पर क्या जादू किया है जो तुम्हारी हर बात मानता जा रहा है? उसके लहजे में हसद था, जलन थी। उसके ऐन सामने बैठी नताशा ने मुस्कुराहट जब्त करते बज़ाहिर सादगी से जवाब दिया, वही जो तुमने उबैद पर किया है। वो मेरा शोहर है। सानिया को बुरा लगा। नताशा तेज़ लड़की थी, उसका दिल नहीं था कि उसे भाभी बनाए, मगर अब जो कुछ और जिस तरह हो रहा था, उसे नताशा से मिलना पड़ा। तभी उसके घर चली आई। वसीम भी हो जाएगा शोहर, वो कहकर हंस दी। सानिया ने खुद को बेआराम महसूस किया। अगर वसीम को पता चल जाए कि उस दिन तुम्हारी वजह से इरम ने इनकार किया है क्योंकि तुमने वहाँ आकर हंगामा। नहीं मेरी जान, तुम इस बात से घबरा रही हो कि अगर वसीम को ये पता चल गया कि मैंने वो हंगामा तुम्हारे कहने पर किया है। सानिया की रंगत मुतगैर हुई। लेकिन उसे बताएगा कौन? नताशा ने जुमला मुकम्मल किया। सानिया ने उसे दिल ही दिल में न जाने कितनी गालियाँ दी। तुम सुनाओ, ससुराल के मामलात कैसे चल रहे हैं? नताशा ने मौजू बदल दिया और ससुराल पर बोलने के लिए सानिया के पास बहुत कुछ था। शादी के बाद सारे मर्द एक जैसे ही हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में यही मसला है। माँ को भी वक्त दो, बहन का भी ख्याल रखो। तुम अलहदा रह रही होती तो ये मसाइल ना होते, नताशा ने हमदर्दी से कहा। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मूड ठीक करो, शॉपिंग पर चलते हैं। नताशा फ़ौरन खड़ी हो गई। नहीं भाई, फिर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। हम जहाँ जाएंगे वहाँ तुम्हारी इरम ने कभी कदम भी नहीं रखा होगा। इतनी सारी चीज़ें। नादरा की आंखें खुल गईं। नताशा ने लेकर दी हैं, मैंने थोड़ी कहा था। सानिया ने बाल झटके। नताशा ने उसकी कटिंग करवा दी थी जिससे वो मज़ीद यंग और स्टाइलिश लगने लगी थी। और अम्मी, जो सामान उसने सास नंदों को देने के लिए लिया है वो एकदम पुरजोश हुई। ब्रांडेड सूट, बैग्स साथ नहीं लाई? नादरा ने इश्तियाक से शॉपिंग बैग्स में झांका। वो तो मंगनी पर देंगे। अच्छा, अब जाकर घर में जिक्र ना कर देना बेध्यानी में। पागल नहीं हूँ। वो सामान समेटने लगी, तभी शबीर चले आए। सानिया को देखकर हैरत से पूछने लगे, तुम आज फिर यहीं हो? अब्बा, आप मेरे हर बार आने पर एतराज़ करते हैं, मैंने आना ही छोड़ देना है। एहसान होगा हम पर। उन्होंने माथे पर हाथ रखा। नादरा को ताव आ गया। सारी उम्र मुझे तो मैके जाने ना दिया, अब क्या बेटी पर भी पाबंदी लगाओगे? मेरा बाप बीमार था तो 10 दिन ना रुकने दिया। माँ मरी तो कुल ख्वानी के बाद कहने लगे कि घर चलो। ना तो इसका बाप बीमार है, ना इसकी माँ मर रही है, इसलिए अपने घर जाओ। शबीर अभी अभी दादी के पास बैठ कर आए थे, उन्होंने ही समझाया था। यही हाल रहा तो लड़की नहीं बसने वाली। वो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। वो गुस्से से शापर समेट कर चली गई। हमेशा बेटियों को नाराज़ करके घर से भेजा है। राबिया को भी हाथ पकड़कर छोड़ कर आते थे। नादरा की आवाज़ भर आ गई। राबिया के नाम पर एक लम्हे को शबीर को चुप लग गई। राबिया की दफ़ा में गलत था। उन्होंने शायद पहली बार अपनी कोई गलती तस्लीम की थी। नादरा अपना रोना भूल गई। अब तुम गलत हो, इसे अपने घर में दिल लगाने दो नादरा। कल को इस घर में बहू ने भी आना है। यह हर वक्त यहाँ रहेगी तो ख्वामखा की बदमज़गी होगी। हाय हाय, वो कौन होती है मेरी बेटियों के यहाँ आने पर बुरा मानने वाली? वो तो भड़क ही गई। अगर यह जवाब है तो मैं सोच सकता हूँ वो किस कदर परेशान है। तौफीक ने फटी हुई तस्वीर देखकर कहा। वो हमें परेशान कर रही है। उबैद, तुमने उससे बात की? आसिया ने तशवीश से पूछा। वह भी बात करना नहीं चाहती। उबैद ने कंधे उचकाए।
ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے وقت دو، میں خود بات کر لوں گا۔ توفیق صاحب نے کہا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ ثانیہ نے ان سب کو وہاں دیکھا اور خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی شاپنگ ٹھکانے لگانا تھی۔ عبید نے نہانا تھا، ماں سے فرمائش کر دی کہ سر میں تیل لگا دیں۔ وہ خوشی خوشی مالش کرنے لگیں۔ تمہارے اور ثانیہ کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ آسیہ نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ توفیق صاحب چونکے، عبید چپ سا ہو گیا۔ کیوں؟ پہلے تم کبھی اتنی دیر تک ہمارے درمیان نہیں بیٹھے، اب وہ سارا دن میکے میں گزارتی ہے، تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں تو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے 24 گھنٹے اس کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ تو بیٹا جی یہ بیلنس تو نہ ہوا، ہمارے ساتھ رہ کر اسے نظر انداز کرو، اس کے ساتھ رہ کر ہمیں، تو یہ توازن تو نہیں۔ توفیق صاحب نے نرمی سے ٹوکا۔ وقت کو تقسیم کرنا سیکھو، جب ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہو تو اسے بھی ساتھ لے آیا کرو، اسی طرح اجنبیت ختم ہوگی۔ اجنبیت ہونی تو نہیں چاہیے، اچھا بھلا گھر پر توجہ دینے لگی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آسیہ الجھ کر بولی۔ بات تو کچھ خاص نہ تھی، یہ اسے دوسرے دن کی بات تھی جب عبید نے ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے تھے اور ثانیہ ٹرے کمرے میں لے گئی تھی۔ عبید نے اگلے دن جگانا چاہا تو اس نے ہاتھ ہی جھٹک دیا۔ کیا ہوا؟ ناشتہ بنا دو، جا کر ماں کے ہاتھ کے پراٹھے کھاؤ، میرے سوکھے سلائس کھا کھا کر تو بور ہو گئے ہو۔ ہاں تو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، اچھا بھلا ماحول ہوتا ہے، بہترین روٹین بنی ہے، سب ہنستے بولتے ناشتہ کرتے ہیں، عبید نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سوئی جاگی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی روٹین لائف گزارنے کے لیے نہیں کی، میرے کچھ خواب، میری کچھ خواہشیں تھیں۔ ٹائی باندھتا عبید زچ ہو کر مڑا۔ تو یار میں نے تمہاری کون سی خواہش پوری نہیں کی؟ ہانی مون منا آئے، سارے خاندان کی دعوتیں کھا لیں، سارا شہر گھوم لیا، میں آفس سے کتنا بھی تھکا ہارا آیا، تم نے کہا باہر چلنا ہے، میں لے کر گیا، آدھی رات تک سڑکوں پر آوارہ گردی بھی کر لی، حالانکہ مجھے اگلے دن آفس بھی جانا ہوتا تھا، صرف اس لیے کہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ ہاں تو کیا احسان کیا ہے؟ بیوی ہوں تمہاری، میرا حق ہے۔ تو ثانیہ بیگم میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، اگر فرصت ہو تو کسی دن وہ بھی سن لینا۔ وہ تلخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ بس اسی دن سے وہ منہ پھلائے پھر رہی تھی۔ عبید نے بھی پرواہ نہیں کی، ماں کی نرم انگلیوں کی تاثیر روح میں اتر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سکون آ رہا ہے بہت، بس کریں۔ عبید نے ماں کا ہاتھ پکڑا، تبھی ارم آئی۔ ماں کو دیکھا کہ کام ختم ہو گیا ہے تو تیل وغیرہ اٹھانے لگی، مگر ششتر سی رہ گئی۔ ماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، وہ اس سے ناراض تھیں۔ امی آپ سب مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ ہاں ہمیں تو ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ آسیہ کے لہجے نے تصدیق کی مہر لگائی، وہ واقعی میں بہت ناراض تھیں۔ آپ نے رائے مانگی، میں نے رائے دے دی، اس میں اتنا خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ارم کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں؟ آسیہ نے فوراً پوچھا۔ عبید اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا، ارم کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے معقول وجہ بتا دو۔ تمہیں پڑھانے لکھانے کے بعد اب ہمارا یہی فرض ہے کہ وقت پر کوئی اچھا انسان دیکھ کر تمہاری شادی کر دے۔ تمہیں شادی نہیں کرنی تو وجہ بتا دو تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم یہ وسیم کی وجہ سے نہیں کر رہی۔ ارم نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ خود عبید کو بھی برا لگا۔ ارم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اس سے قبل کہ چھلک بھی جاتا وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ امی کیا ضرورت تھی اس سے یہ کہنے کی؟ عبید نے جھنجھلا کر کہا۔ آسیہ خاموشی سے کٹوری کے کنارے پر لگا تیل انگلی سے صاف کرتی رہی۔ عبید اٹھ گیا۔ تم ارم سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ آسیہ نے بے اختیار ٹوکا۔ اور کیوں؟ کبھی کبھی کچھ چیزوں اور معاملات کو سامنے لانے کے لیے سختی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ذہن پر سوار ہی رہتی ہیں۔ زندگی ماں کی گود ہے یا بچپن کا پالنا جسے وہ جھولتی چلی جائے گی؟ زندگی ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہے۔ آسیہ کا لہجہ سنجیدہ اور مدھم تھا۔ وہ خود کو ابھی اس قابل نہیں سمجھ رہی، اسے اسی قابل تو بنا رہی ہوں، انہوں نے خود کلامی کی۔ عبید کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں، مگر جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ نے گہری سانس بھری اور سامان سمیٹنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارم بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی۔ ماں کو دیکھا تو کتاب اٹھا لی۔ آج میرے منہ سے یہ بات سن کر بہت برا لگا نا، تو کل کو کسی اور کے منہ سے سن کر کیسا محسوس ہوگا؟ کون کہے گا؟ ارم نے ناراضی سے ماں کو دیکھا۔ آسیہ پاس آ کر بیٹھ گئی، ارم کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ پر رکھ دی۔ کتابوں میں لکھی ساری باتیں سچ نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم اپنی خواہش کے مطابق انجام بدل دیتے ہیں۔ آج جو بات میں نے تم سے کہی ہے کل کو بار بار ثانیہ کہے گی۔ ثانیہ کے ڈر سے میں کوئی بھی رشتہ قبول کر لوں؟ ارم کو غصہ آ گیا۔ ہم کیا تمہیں اندھے کنویں میں دھکا دیں گے؟ ٹھیک ہے تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں، ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ہلکے سے تذبذب کے بعد ارم نے بولنا شروع کیا۔ ساتھ رہنا چاہتی ہوں،
آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ میں آپ کے معاملے میں ثانیہ اور عبید پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ اچھا، تو اس لیے ہمارے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہو؟ آسیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ آسیہ کو ہنسی آ گئی۔ جانتی تھی ایسی ہی کوئی بچکانا وجہ ہوگی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ تمہاری بے وقوفی پر۔ ثانیہ اور عبید پر بھروسہ نہیں نہ صحیح، اللہ پر تو یقین رکھو۔ اور ہم کوئی اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں کہ اپنا خیال خود نہ رکھیں۔ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے۔ تم ہماری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہمارے لیے اس سے زیادہ سکون اور خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ذرا سا رکیں، کیونکہ خود اس بات پر غور کرو، جو بھائی اور بھابھی آج تمہارے نہیں ہیں، وہ کل کو تمہارے کیا ہوں گے؟ وہ بہت دیر تک بیٹھی اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہیں۔ ارم قائل ہوئی یا نہیں، لیکن خاموشی سے سنتی ضرور رہی۔ اب بیڈ پر مت بیٹھنا، تیل کی اسمیل ہی نہیں جائے گی اور بیڈ گراؤنڈ بھی خراب ہوگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ثانیہ نے ٹوک دیا۔ وہ رک سا گیا، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نکھری نکھری سی دل میں اتر گئی۔ وہ تسلی سے بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، کون سا تمہارے جہیز کا بیڈ ہے؟ عبید نے اپنے تئیں مذاق کیا تھا۔ ثانیہ کو سراسر طنز لگا۔ بہت خوب، آدھا دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر جہیز کا تانا بھی دینے لگے۔ کیا ہو گیا؟ مذاق کر رہا تھا۔ عبید کو ہلکی سی شرمندگی ہونے لگی۔ اب تو تمہیں میری ہر بات ہی بری لگنے لگی ہے۔ تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو۔ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیوں دور دور رہتی ہو؟ میں دور رہتی ہوں یا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال زیادہ آنے لگا ہے؟ سارا دن ان کے ساتھ لگے رہتے ہو۔ تم بھی تو پورا دن اپنے گھر میں ہوتی ہو۔ میں تو تمہیں اسپیس دے رہی تھی، مجھ سے بور جو ہو گئے ہو۔ کوئی اتنی پیاری بیوی سے بور ہو سکتا ہے؟ عبید نے قریب ہونا چاہا۔ ثانیہ نے ناک چڑھا لی، اسے تیل کی بو اچھی نہیں لگتی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس حلیے میں؟ شاور تو لینا ہی ہے، کھانا بھی باہر کھائیں گے، اس نے فوراً فرمائش چڑھ دی۔ ثانیہ کا بس چلتا تو مہینے کے 30 دن کھانا باہر کھاتی۔ کھانا؟ عبید تذبذب کا شکار ہوا۔ یار، باہر کا کھانا کھا کھا کر تو میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ میرا تو نہیں ہوتا، صاف کہہ دو کہ گھر میں فرمائش کی ہے۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے، عبید نے بے چارگی سے کان کھجایا۔ تو پھر جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑھ کر اٹھ گئی۔ عبید نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ کب سدھرے گی یہ لڑکی؟ مگر وہ سدھرنے والی کہاں تھی؟ وہی روش، وہی روٹین۔ آسیہ کو سب سے برا تب لگتا جب وہ کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی۔ بس اس کی تیاری سے اندازہ ہوتا کہ وہ میکے جا رہی ہے یا کہیں اور، تبھی تو وہ ٹوکے بغیر رہ ہی نہ سکیں۔ گھر کی بڑی ہونے کے ناطے مجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بہو کہاں جا رہی ہے۔ سرخ اسٹائلش لباس میں ملبوس کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ثانیہ کو تاؤ ہی آ گیا۔ میرے شوہر کو پتہ ہے، اب کیا سارے محلے کو پکڑ کر بتاؤں؟ آسیہ کو چپ ہی لگ گئی، اس درجہ بدتمیزی پر ششدر۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ارم سے برداشت ہی نہ ہوا۔ امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ایک تو یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ناسے موجود ہے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آسیہ کو احساس ہوا اس کا چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، اس کی بدزبانی برداشت کرنا بہت مشکل۔ بدتمیز تو پہلے ہی تھیں، یہ اندازہ نہیں تھا کہ بڑوں سے بات کرنے کی بالکل ہی تمیز نہیں ہے۔ برداشت تو ارم میں بھی نہیں رہی تھی۔ تم سکھاؤ گی تمیز؟ بس کرو، کیا جاہلوں کی طرح لڑنے لگی ہو؟ آسیہ نے گھبرا کر دونوں کو ٹوکا۔ آپ کی تربیت بول رہی ہے، ثانیہ نے دانت پیستے کہا۔ منہ بند رکھو، ارم غصے سے چلائی۔ اس کا ماں سے اس لہجے میں بات کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم میری خوشیوں سے جلتی ہو، خود تو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں، تو اب میں اور میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہیں۔ یہ بہت دنوں کا لاوا تھا۔ عبید کا اپنے گھر والوں کی طرف جھکاؤ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی تھی۔ تمہاری ان گھٹیا باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور تمہاری خوشیوں کو جلانے کے لیے تمہاری حرکتیں ہی کافی ہیں۔ ارم کی زبان کی دھار بھی کافی تیز تھی۔ اپنی حد میں رہو، ثانیہ چلائی۔ آسیہ ہکا بکا رہ گئی، دونوں کو نہ جانے ایک دوسرے پر کس بات کا غصہ تھا۔ بس کرو ثانیہ، جاؤ تم جہاں بھی جا رہی ہو، آسیہ نے جان چھڑانا چاہی۔ ہاں مجھے بھیج دیں، اپنی لاڈوں سے کچھ مت کہیں۔ عمر نکلی جا رہی ہے، کوئی رشتہ ملتا ہے تو بیاہ دیں، وسیم کے آسرے پر نہ رہیں۔ اس کی سینڈل کی کھٹ کھٹ تلخ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بہت دیر تک دونوں کی سماعتوں پر بجتے رہے۔ شکایت انہوں نے لگائی تھی، مگر رو رو کر حال سے بے حال ثانیہ ہو گئی۔ عبید تو ویسے بھی اس کے آنسوؤں پر پگھل جاتا تھا۔ اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ بیوی سہیلی کے ساتھ سارا دن خوشگوار وقت گزارنے کے بعد اب رونے بیٹھی ہے، اور نہ اس بات کی خبر تھی کہ ماں بہن نے سارا دن جلتے کڑتے گزارا تھا۔ آسیہ نے توفیق صاحب سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر ارم کا پھولا ہوا منہ دیکھا۔ وہ غصے میں تھی اور چاہتی تھی کہ باپ ثانیہ کو ڈانٹے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لوگی تو سسرال میں کیسے گزارا کرو گی؟ یہ چھوٹی باتیں ہیں؟ ارم کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا اور اب جو کچھ سنا کر گئی وہ… بیٹا، انہوں نے نرمی سے بات کاٹی،
کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ اس وقت تک برا نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔ ثانیہ کے اپنے تحفظات ہیں، آپ اس کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتی ہوں، مگر ثانیہ کا دل کون صاف کرے گا جو کدورت سے بھرا ہوا ہے؟ ارم نے طنزیہ کہا۔ آسیہ دل گرفتہ سی خاموش تھی۔ آپ جانتے ہیں اس نے امی سے کتنی بدتمیزی کی ہے؟ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، کیونکہ کوئی بھی انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان۔ ہم ہمیشہ اچھائی اور برائی کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور یاد رکھو جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے۔ ارم باپ سے کہنا چاہتی تھی مگر احترام مانے تھا، بادل ناخواستہ چپ ہو رہی۔ باقی رہی آپ کی امی سے بدتمیزی، تو ظاہر ہے اس بات کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں عبید سے بات کروں گا۔ انہوں نے بیوی اور بیٹی کو تسلی دی، مگر عبید کی کوئی بھی تسلی ثانیہ کے دل کا مرہم نہ بن سکی۔ تم تو یہی سوچتے ہو کہ میں سارا دن امی کی طرف گزار دیتی ہوں، تو یہی وجہ ہے۔ اس گھر میں کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میں اپنی مرضی سے ایک کرسی تک ہلا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ پکا نہیں سکتی۔ ہر بات کے لیے مجھے گھر والوں کی اجازت چاہیے، جب دل چاہتا ہے بے عزتی کر دیتی ہیں۔ ثانیہ چپ کر جاؤ یار۔ عبید نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اور پتہ نہیں کب یہ لوگ مجھے اپنا سمجھیں گے، کب یہ گھر میرا بنے گا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے ثانیہ، تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ تم فکر مت کرو، میں ابو سے بات کروں گا۔ ہاں تم نے بات کی اور انہوں نے سمجھ لی، وہ روٹھ کر دور ہوئی۔ جب تم اس طرح روتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عبید نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہیں رلانے کے لیے نہیں لایا، تم خود کو گھر کے معاملات میں شامل کرنے کی کوشش کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ سچ میں؟ ثانیہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے عبید کو دیکھا۔ پاگل، ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ وہ اس کی سمندر آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اس نے باپ کی بات کو بے حد تحمل سے سنا۔ ٹھیک ہے، میں ثانیہ کو سمجھا دوں گا، وہ آئندہ امی سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ توفیق صاحب کو خوشی ہوئی، بیٹے نے بات کو سمجھا ہے، لیکن آپ بھی امی اور ارم کو سمجھا دیں، اسے گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنے دیں۔ کچھ اپنی مرضی سے کرے گی تو اسے بھی خوشی اور آزادی کا احساس ہوگا۔ آسیہ کا تو سن کر ہی بی پی ہائی ہو گیا۔ میں نے کس دن اسے گھر کے کاموں میں شامل ہونے سے روکا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا، توفیق نے سمجھانا چاہا۔ مطلب تو یہی ہے، وہ ناراض ہوئیں۔ امی بس کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بی پی ہائی کریں گی، یہ تو روز کا تماشا ہے۔ ارم نے ماں کو تسلی دی مگر طنزیہ انداز۔ توفیق پہلو بدل کر رہ گئے۔ اس گھر کے ہر فرد کا لہجہ بدل رہا تھا۔ میٹھے شربتوں جیسے لہجے کڑواہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ آسیہ نے بھی سوچ لیا اب دخل اندازی نہیں کریں گی۔ ارم کو بھی سمجھا دیا، وہ کان لپیٹ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا، مگر چنے کی دال دیکھ کر آسیہ پھر ٹوکے بغیر نہ رہ سکیں۔ گھر میں چنے کی دال کون کھاتا ہے؟ میں مسالہ جات کا جائزہ لیتی ثانیہ نے ترنت جواب دیا۔ اچھا ساتھ میں ایک سبزی بنا لو، میں کاٹ دیتی ہوں۔ وہ سبزی کی ٹوکری کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ظاہر ہے گھر میں صرف ثانیہ نے تو کھانا نہیں کھانا تھا، گوشت ڈال کر کوئی بھی سبزی بنائی جا سکتی تھی، سبھی شوق سے کھا لیتے۔ میں دو دو ہانڈیاں نہیں بنا سکتی، سب یہی کھا لیں گے، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ سراسر انہیں تاؤ دلانے والی بات تھی، مگر انہیں تحمل سے کام لینا تھا۔ اچھا پھر رائتا اور سلاد بنا لینا، اور ساتھ میں آنٹی پلیز آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، آپ اس طرح دخل دیتی رہیں گی تو مجھ سے کچھ نہیں بنے گا۔ اف، وہ کس قدر بدتمیز لڑکی تھی۔ آسیہ اپنا غصہ پیتی بے عزتی کا احساس لیے کچن سے چلی گئی۔ اف، جان چھوٹی۔ عبید کے آنے تک اس نے کھانا بنا لیا۔ آسیہ اور ارم نے کچن میں جھانکا تک نہیں، مگر ثانیہ کے کچن سے نکلنے کے بعد انہوں نے تھوڑی سی سبزی بنا لی۔ پتہ تھا توفیق اور ارم دال نہیں کھائیں گے، کھاتا تو عبید بھی نہیں تھا، مگر آج کھا لے گا، انہیں کامل یقین تھا۔ آج کھانا میں نے بنایا ہے، ثانیہ نے آتے ہی عبید سے بھی کہہ دیا۔ جلدی فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا میں نے بنایا ہے۔ ارے واہ، وہ اسی کی خاطر خوش ہوا، ورنہ سارا دن آفس میں سر کھپانے کے بعد اتنی بھوک لگی تھی کہ صرف کھانے سے مطلب تھا، کس نے بنایا سے نہیں۔ مگر آنٹی کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے ہانڈی بنا لی۔ اس کی موہنی صورت پر افسردگی کے بادل چھائے۔ کوئی بات نہیں، تم نے تو اپنا شوق پورا کر لیا، عبید نے محبت بھری تسلی دی۔ اب سب کے سامنے نقص نکالنے مت بیٹھ جانا، ثانیہ نے کوٹ اتارنے میں مدد کی۔ میری مجال، جو کچا پکا پکاؤ گی کھا لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پکاتی کم ہوں مگر اچھا پکا لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کوٹ الماری میں رکھ کر اسے جلدی آنے کی تاکید کرتی چلی گئی۔ دال دیکھ کر توفیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے آسیہ کو دیکھا تو انہوں نے سبزی گوشت کا سالن سامنے کر دیا۔ آپ یہ لے لیں۔ تبھی ثانیہ کبابوں سے بھری ڈش، رائتا، سلاد لے کر آ گئی۔ انکل مجھے پتا تھا آپ لوگ دال نہیں کھاتے، اس لیے میں نے کباب فرائی کر لیے تھے۔ کباب دیکھ کر عبید کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ ارم نے خاموشی سے سبزی ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ کباب تلنے ہیں، میں نے خواہ خواہ دوسرا سالن بنایا، آسیہ نے کہا۔
میں نے بتایا تو تھا کہ کھانا میں بناؤں گی تو ظاہر ہے سب کی پسند کا خیال رکھوں گی، مگر آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ ثانیہ نے دال پلیٹ میں نکال کر عبید کے سامنے رکھی۔ امی اب تو آپ ریسٹ کریں، کچن آپ کی بہو سنبھال لے گی۔ عبید نے بات پلٹی۔ ارم کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کباب اچھے بنے ہیں۔ آسیہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے توفیق صاحب نے تعریف کر دی۔ کباب میں نے بنائے تھے ابو، ثانیہ نے صرف تلے ہیں۔ ارم نے کسی کی طرف دیکھے بنا کہا۔ اچھی بات ہے، مل جل کر کام کرنے میں برکت ہے۔ دال بھی اچھی بنی ہے۔ عبید نے ثانیہ کا دل رکھنے کو تعریف کی، ورنہ روٹی تو کباب کے ساتھ ہی کھائی تھی۔ آج کھانے کی میز کا رنگ، ماحول اور سب کا برتاؤ بہت عجیب ہے۔ توفیق صاحب نے بمشکل نوالا حلق سے اتارا۔